हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल थियरी को कवर करेंगे। इसको भी लगभग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे, लगभग 30 साल के क्वेश्चन कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे और साथ ही यूपीएससी के जो ऑप्शन है उसको भी एनालाइज करेंगे, ताकि यूपीएससी जो ऑप्शन में ट्रैप सेटअप करता है ताकि फ्यूचर के क्वेश्चन को इजिली कॉम्प्रिहेंड कर पाए और करेक्टली मार्क कर पाए। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें यूपीएससी के पॉलिटी के सिलेबस को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर कर रहे हैं। लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको ब्रीफली हम रिवीजन भी करते हैं, जिससे आपके टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली आपका कवर हो जाए। 2023 का क्वेश्चन है, ये क्या दिया है? इन इसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उस साल आया था एक्चुअली, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आया था तब तक ये क्वेश्चन डिबेटेबल नहीं था, क्योंकि कोई बोलता था कि ये फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा। ये दो ऑप्शन में बहुत ज्यादा था, लेकिन हम हमेशा बार बार आप जितने भी पीआईक्यू कराए हैं उसमें आपको बताते हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो सबसे जो लार्जेस्ट इंटरप्रिटेशन होता है, जो ब्रॉडेस्ट इंटरप्रिटेशन होता है, वो चूज करना होता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? हमने बताया ना कि जैसे हमारे यहाँ तो क्या स्टेप प्राइमरी क्या था, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, प्रोसीजरल स्टेब्लिश बाई लॉ। ठीक है, इसमें आर्टिकल 21 में इसमें क्या होता है, प्रोसीजरल फेयरनेस होता है। प्रोसीजरल फेयरनेस का मतलब हमें ये दिखाता है कि जैसे कि कोई पहले तो सबसे पहले कोई लॉ है कि नहीं। दूसरा होता है कि लॉ को बनाने के लिए कोई प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं। प्रोसीजर जो स्टेब्लिश प्रोसीजर है फॉलो किया गया कि नहीं। फिर देखा गया कि लॉ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है कि नहीं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है कि नहीं। लेकिन इसमें लॉ का नेचर नहीं देखा जाता कि लॉ किस तरह का है। ठीक है, प्रोसीजरल स्टेब्लिश बाई लॉ तो होता है पी प्लस जो नेचर ऑफ लॉ है उसको भी देखते हैं। तो ये इसके कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं कि लॉ लॉ जो होता है, इट आल्सो मस्ट बी जस्ट, इट मस्ट बी फेयर और इट मस्ट बी रीजनेबल। ठीक है, तो इसमें लॉ के नेचर को भी देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम इसमें देखते हैं कि सब्सटेंटिव फेयरनेस, सब्सटेंटिव जस्टिस। तो ये क्या होता है कि ओवरऑल जो हमारा कंट्री का जो लॉ का एप्लीकेशन है वो हमें ओवरऑल सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, वो हमारा रीजनेबल है, वो हमारा सब्सटेंटिव फेयरनेस को प्रमोट कर रहा है। तो ये सब क्या है, इसे इसेंशियल टेनेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो ये याद रखना है। और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है जिसमें दो ऑप्शन हमें करेक्ट मार्क करना हो, तो जो उसमें सबसे बेस्ट जो होगा, जो सबसे ब्रॉडेस्ट इंटरप्रिटेशन है उसको चूज करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। फिर हमें पता होना चाहिए यही कि जो प्रोसीजरल एस्टेब्लिश बाय लॉ में और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या अंतर है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या अंतर होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ब्रॉडेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या है, प्रोसीजरल एस्टेब्लिश बाय लॉ है। लेकिन हमने लगभग मेनका गांधी केस में 1978 में, मेनका गांधी केस में हमने क्या किया, हमने ड्यू प्रोसेस को भी इंट्रोड्यूस किया। ड्यू प्रोसेस क्या है? अल्टीमेटली इसका वही होता है कि जो लॉ होता है, वो लॉ होता है वो हमारा जस्ट हो, रीजनेबल हो, फेयर हो, और हमारा जो हमारा ओवरऑल जो जस्टिस सिस्टम है उसमें इम्पार्शियल प्रोसीजर हो, और ये फेयर हियरिंग हो, और ये जो हमारा आर्बिट्री कोई बायस डिसीजन ना हो, है ना। हमने देखा था ना प्रिंसिपल ऑफ नेचर, पिछले लेक्चर में देखा था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तीन फेसेट होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है आरडी अल्ट्रम पार्टम, कि एवरीवन, तो सबको एक क्या होता है कि फेयर हियरिंग होनी चाहिए, है ना। दोनों पार्टी को बिना हम सुने हुए एक कोई जजमेंट नहीं दे सकते। तो इसको बोलते हैं कि फेयर हियरिंग होना चाहिए, आरडी अल्टरम पार्टम। दूसरा होता है नो वन शुड बी जज इन हिज हर ओन केसेस। कोई अपने ही पार्टी अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। तो देखेंगे आप बहुत सारे केसेस होता है जिसमें जजेज होते हैं अपने आप को रिक्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा। तीसरा में कहते हैं, उसको बोलते हैं कि ये क्या होता है कि ये जो हमारा जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है उनके पास, वो फेयर हो, मतलब इन द सेंस कि हमारे पास कोई कि बिना कोई फेयर ट्रायल के किसी को पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तीन प्रिंसिपल टेनेट होते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस के। तो ओवरऑल क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस, जैसे कि जैसे क्योंकि यहाँ पे अगर हम बोलें कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एक लॉ, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, उसके ऊपर का ब्रैकेट होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सबसे लार्जेस्ट जो ब्रैकेट होता है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो हमारा अल्टीमेट जो गोल होता है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, ओवरऑल हमारे कंट्री में जस्टिस सिस्टम का, कि टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 23 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? Which one of the following statement best reflect the देखिए बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ
पर्पज। तो इस तरह का जब कभी-कभी क्वेश्चन आए तो हमें पता है कि इसे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें होता क्या है कि चारों में सबसे जो ब्रॉडेस्ट होता है, जो सारे जो हमारे सारे एलिमेंट है उसको इनकम्पास करता है, उसको उस ऑप्शन को चूज़ किया जाता है। देखेंगे चारों में से मो कहीं न कहीं कुछ पार्ट ये भी ठीक होगा, कुछ पार्ट ये भी ठीक होगा, कुछ पार्ट ये भी ठीक होगा, लेकिन जो अल्टीमेट होता है हमारा क्या होता है, जैसे हमने बताया था पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया है कि चीफ पर्पज़ होता है, क्या होता है? चीफ पर्पज़ या तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। उसका अल्टीमेट पर्पज़ क्या होता है कि वो स्टेट की पावर को डिफाइन करे, हाँ, स्टेट की पावर को डिफाइन करे, फिर उसके बाद देखा स्टेट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे, स्टेट की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे, फिर तीसरा हमने देखा था कि ये जो इंडिविजुअल राइट्स है उनको अपहोल्ड करे, मतलब स्टेट के जो पावर है उनको लिमिट करे, ठीक है? तो ये इसका अल्टीमेट पर्पज़ क्या होता है? डिफाइन एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? दिस विल बी द अल्टीमेट आंसर है, ठीक है? अल्टीमेट हमारा पता है देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म हो गया, हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म पिछले कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म हो गया, फिर रूल ऑफ लॉ हो गया, फिर ऐसे होता है कि लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप में हो गया। इनका अल्टीमेट वही होता है कि जो गवर्नमेंट जो होता है वो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट इज़ आल्सो बाउंड बाय रूल ऑफ लॉ, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम। इवन स्टेट हैज़ टू फॉलो द टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, ठीक है? तो ये याद रखना है। और अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका जो चीफ पर्पज़ वही होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म को प्रमोट करे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है स्टेट है उसकी पावर को लिमिट करे, जो इंडिविजुअल है, जो सिटीज़न है उसकी पावर को एनहांस करे, उनके लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे, ठीक है? तो ये याद रखना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? तो हमने यहाँ दे दिया है, इसको आपको पता होना चाहिए कि तो चीफ पर्पज़ वही होता है कि जो स्टेट है, स्टेट के पावर को पहले क्या होता है डिफाइन करता है, फिर स्टेट के पावर को हमने देखा ना कि उसको क्या करता है कि डाइवर्सिफ़ाई करता है, उसको डिफरेंशिएट करता है, डाइल्यूट करता है, ठीक है? डिवॉल्व करता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है? हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है। फिर देखेंगे कि इस पे स्टेट की पावर को कर्टेल किया जाता है, तो इंडिविजुअल को जो होता है इंडिविजुअल राइट्स दिया जाता है, ठीक है? तो हमारे यहाँ देखेंगे फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल पार्ट 3 में जो हमारा पूरा फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है? स्टेट को देखिए कि स्टेट को इनहिबिट करता है। स्टेट पे कहीं न कहीं वो कहीं-कहीं स्टेट की पावर को कर्टेल करता है, ठीक है? तो ये याद रखना है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन देखिए फिर आगे बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। तब जब बेस्ट डिफाइन है तो स्टेट जो होता है उसका जो सबसे ब्रॉडेस्ट ऑप्शन होगा वो चूज़ करेंगे। तो हमने भी पिछले लेक्चर में बताया था और जब आगे भी बताते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, जिससे आपको पता है स्टेट है, अगर जितने भी बच्चे ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी वगैरह 11th-12th क्लास की और जितने भी सेशनल तैयार होगा उसको पता है कि 4 कंपोनेंट होते हैं स्टेट के। हम किसी को स्टेट कहते हैं क्या? वही स्टेट मतलब नेशन स्टेट, ठीक है? कोई स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है। आर्टिकल 12 में जो होता है स्टेट वो स्टेट, तो स्टेट क्या होता है? स्टेट को क्या होता है? तो उसके 4 हमने देखा कि 4 उसके की कंपोनेंट होते हैं। क्या कंपोनेंट होते हैं? पहला तो क्या है कि डेफिनिट टेरिटरी होता है ना? डेफिनिट टेरिटरी होता है। फिर टेरिटरी में कुछ लोग होते हैं वो जो ऑक्युपाई करते हैं, कुछ लोग होते हैं। दूसरा होता है ये लोगों द्वारा कोई एक गवर्नमेंट होती है, कुछ एक गवर्नमेंट होती है। चौथा हो जाता है वो गवर्नमेंट सॉवरेन होती है, मतलब कि गवर्नमेंट को विदाउट कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अपनी विदिन द रिस्पेक्टिव टेरिटरी में सुप्रीम लॉ को अपने लॉ को बनाने के लिए और लॉ को एनफोर्स करने के लिए अब ये सुप्रीम होता है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? ये 4 कंपोनेंट होते हैं, तो अपने माइंड में 4 कंपोनेंट रिकॉल करके फिर ऑप्शन पढ़ेंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? पढ़ते हैं क्या दिया पहला ऑप्शन? एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन बिल्कुल एक पॉपुलेशन हो गया, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डिफरेंट टेरिटरी है दूसरा दूसरा एलिमेंट हो गया, देखिए पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट बिल्कुल ये तीसरा एलिमेंट हो गया, ये चौथा एलिमेंट हो गया, तो चारों एलिमेंट मिल गए तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन, ठीक है? देखिए आगे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम में रहेंगे तो आगे पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें एनालाइज़ कर रहे हैं। क्या दिया है? A politically organized people of definite territory and possessing an authority to govern them 3 एलिमेंट हो गया, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। ये सारा का सारा ये लॉ का ही ये गवर्नर का ही काम है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखिए 4th एलिमेंट नहीं सॉवरेनिटी मिसिंग है, तो ये गलत हो गया। ए नंबर ऑफ पर्सन पॉपुलेशन दिया है हू हैव लिविंग इन अ डिफरेंट टेरिटरी दूसरा एलिमेंट भी है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम ऐसा तो नहीं है। हम कोई कहते हैं कोई नया मॉडर्न स्टेट भी बनाया जा सकता है भाई, ठीक है? विदिन देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन और गवर्नमेंट ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? कोई लॉन्ग टाइम का कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होता। दूसरा चीज़ कि ये जो 4th एलिमेंट मिसिंग है, सोवरेनिटी मिसिंग है। ए सोसाइटी परमानेंट लिविंग इन अ डेफिनिट टेरिटरी तो 2 एलिमेंट हो गए सोसाइटी मतलब पॉपुलेशन हो गया, टेरिटरी हो गया।
विथ ए सेंट्रल अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक है, 3 एलिमेंट है। एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पांसिबिलिटी द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा स्टेट का डेफिनेशन नहीं है, इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है। तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, इसमें सारे के सारे चारों एलिमेंट है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, हमारा गवर्नमेंट और एक हमारा सॉवरेनिटी। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने रिवीजन के लिए दे दिया, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो ये जो एक्चुअली ये पॉलिटिकल थियरी का जो चैप्टर एनसीईआरटी का है, वहाँ से लिया गया है। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है। इसमें 4 की फाउंडेशनल एलिमेंट होते हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ठीक है? तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट होता है, उसके की 4 एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी? बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इन लिबरल डेमोक्रेसी। देखिए, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो मैंने भी गलत किया था। उस समय कोई-कोई होता है ना एग्जाम में, क्या होता है कि ऑप्शन को बहुत अच्छे से और वो हमें क्या कहते हैं कि एनालाइज़ करना होता है, लेकिन कभी-कभी किसी जो वर्ड होता है, हम उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट कर लेंगे। जैसे हमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा होता था कमिटेड ब्यूरोक्रेसी था, पहले हमने पढ़ेंगे जब आप कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे या पोस्ट इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे, तो उसमें कहा जाता है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? जिसे हमने देखा था इमरजेंसी में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी थी। इंदिरा गांधी कहती थी कि हमें कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहिए। तो उनका क्या था कि ब्यूरोक्रेसी जो कमिटेड टू द काज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? उसमें जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके काज को उसके कॉज को उसका ऑब्जेक्टिव से कमिटेड हो, ठीक है? तो याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन के से कमिटेड ना होके एक पार्टी के, एक गवर्नमेंट के जो उसमें और करंट डिस्पेंसेशन होता है, उसके एजेंडा से कमिटेड हो तो उसको कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है? तो कमिटेड जुडिशरी भी वही हो गया। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड जुडिशरी नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन हमने उसको इंटरप्रेट कर लिया था कमिटेड जुडिशरी मतलब कि जुडिशरी कमिटेड टू द प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे वर्ड होता है इम्पावर्ड और इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, तो ये कमिटेड जुडिशरी बिल्कुल नेगेटिव कनोटेशन होता है। तो हमें देखिए, तो क्या दिया है इसमें कि लिबर्टी का कौन सेफ गार्ड करेगा? तो कमिटेड जुडिशरी बिल्कुल नहीं, तो ये तो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी भी जब गवर्नमेंट के जिसे हमें क्या होता है अल्टीमेट जो पर्पज़ होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म को प्रमोट करना है, इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करना है, स्टेट के पावर को कर्टेल करना है, स्टेट पे चेक्स और बैलेंस लगाना है। लेकिन जब जुडिशरी भी कमिटेड हो जाएगी स्टेट के प्रति, है ना? ऑर्गन ऑफ द मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के प्रति, तो क्या हो जाएगा? ये सिटीज़न जो होता है वो उनका जो उनके पावर को सेफगार्ड कौन करेगा? उनके राइट्स को सेफगार्ड कौन करेगा? हमें कोई सिटीज़न अगर स्टेट कोई सिटीज़न के राइट्स को वायलेट करता है, तो हम कहाँ जाते हैं? जुडिशरी में जाते हैं। किस लिए? अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में हमारा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, 226 में हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है कि क्योंकि जुडिशरी इज़ द अल्टीमेट, सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट डिफेंडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो याद रखिए, तो कमिटेड जुडिशरी नहीं होता है, एम्पावर्ड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, कमिटेड जुडिशरी नहीं होगा। सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर, देखिए जब देखेंगे, जब लिबर्टी का क्या होता है, एक यहाँ पे मान लीजिए सिटीज़न हो गया और यहाँ पे स्टेट हो गया, ठीक है? ये सिटीज़न और स्टेट हो गया। तो देखेंगे सिटीज़न जो होता है स्टेट में देखेंगे तो जो स्टेट है, हमने पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म में क्या होता है, स्टेट के पावर को डिफाइन करते हैं, स्टेट के पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर होता है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर होता है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ पावर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ये अगर म कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है तो स्टेट बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर हो जाएगा। जो सिटीज़न होगा, सिटीज़न देखेंगे वो एक तरह से स्टेट के ओवरऑल कंट्रोल में हो जाएगा, तो ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगा, है ना? हमने पीछे पढ़ा था एक नैनी कॉन्सेप्ट होता है ना? एक टोटलिटेरियन स्टेट होता है। इससे स्टेट जो होता है सिटीज़न के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने लगेगा, ठीक है? तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट तो होता है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आके अगर अपना एक अथॉरिटेरियन टेंडेंसी हो सकता है, सिटीज़न के राइट्स को वायलेट करने लगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सेपरेशन ऑफ पावर, बिल्कुल जो पावर होता है, जो अल्टीमेटली जो पावर होता है, वो पावर जो होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में बाँटा गया है ना, कि कोई कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं हो, ठीक है? तो आंसर ये डी हो जाएगा। ये हमें पता है कि जो मोंटेस्क्यू जो होते हैं फ्रेंच वो हमारे वेस्टर्न फिलॉसफर हैं, उनके उनके द्वारा कांसेप्ट है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिफाइन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर होते हैं, उनको देखिए 3 जो ऑर्गन स्टेट होते हैं, उनके 3 ऑर्गन में होते हैं। तो एक होता है एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर एक होता है लेजिस्लेचर हो गया, फिर एक होता है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव काम होता है
लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग का, एग्जीक्यूटिव का होता है लॉ को इन्फोर्स कराने का, जुडिशरी का काम होता है लॉ को एजुकेट करना। कोई ग्रीवांस आ गया सिटीजन का या कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करने में कोई डिस्प्यूट आ गया तो वो रिड्रेस करता है, ठीक है? तो कोई कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है? ये याद रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर पहले कैसे होता था? कहते मोनार्की था, मोनार्की ही लेजिस्लेचर भी था, मोनार्की भी एग्जीक्यूटिव भी था, मोनार्की भी जुडिशरी था। आप पढ़ेंगे ना, जैसे अब देखिए जहांगीर का बारे में पढ़ेंगे, उसका जो जस्टिस बड़ा फेमस था। देखिए, जहांगीर जो बोल दे वही लॉ हो जाता था। उसी की मशीनरी जो होती है लॉ को एनफोर्स करती थी। फिर जहाँ कोई ग्रीवांस होता सिटीजन के जहांगीर के कोर्ट में जाते थे। तो मोनार्की में कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है, लेकिन उसमें देखेंगे जो सिटीजन होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? सिटीजन जो होते हैं, सिटीजन का कॉन्सेप्ट ही वही है। सिटीजन जो होता है वो एम्पावर्ड होते हैं, ठीक है? ये स्टेट के जो पावर है, उसपे चेक्स और बैलेंस रखते हैं, ठीक है? स्टेट को अकाउंटेबल ठहराते हैं, ठीक है? मोनार्की तो हम नहीं जा सकते, मोनार्की को अकाउंटेबल तो होते नहीं कुछ, इसीलिए कॉन्सेप्ट लाया गया। और जो लिबर्टी को सबसे सेफगा इ इस इसका अल्टीमेट गोल ही था सेपरेशन ऑफ पावर का और डिवीजन ऑफ पावर का, डायल्यूशन ऑफ पावर का, डिवोल्यूशन ऑफ पावर का, कि जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसको प्रमोट करे, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, हमने दे दिया है, ये आपको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अगेन क्वेश्चन आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स हमने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करे, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करे। रूल ऑफ लॉ का क्या है कि वेयर वेयर द गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय द जो पावर होता है गवर्नमेंट की वो लिमिटेड है। तो इसका मतलब ये होता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है? लिमिटेड, ये हमेशा वर्ड याद रखना है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आए या चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आए, इसका पर्पज़ ही ये होता है कि जो पावर होता है स्टेट को डिफाइन किया जाए, पावर ऑफ स्टेट को जो हम उ उसको हम पावर को डिफाइन किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और सिटीज़न जो है तो उसको एम्पावर किया जाए, यानी स्टेट की पावर को लिमिट किया जाए। तो ठीक है, क्या हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? है, तो यही देखिए, अगर इस तरह क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले रिकॉल करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, क्योंकि हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे। देखिए इस पे कम से कम 4 या 5 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ पे क्या होता है, ये सब आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि तभी आप मेंस में भी अच्छा आर्गुमेंट फ्रेम कर पाएँगे। अब प्रीलिम्स में देखिए 4-5 साल में तो क्वेश्चन आया ही आया है। हमने दे दिया है द फंडामेंटल इसे द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इज कांसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म व्हिच इन्हेरेंटली इम्प्लाई ए लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना? याद रखना है। 2020 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन व्हिच, अच्छा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, मोटा-मोटा हमने पढ़ा था पॉलिटी में। तो फिर आगे भी देखेंगे इसको। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसका क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ चेक्स और बैलेंस पे काम करता है, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। फिर हमने देखा था कि इसमें जो होते हैं, जो हमारे एक इलेक्टेड हेड होते हैं, एक एक हमारा de facto हेड होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसमें डुअल हेड होते हैं। तो एक हमारा de facto होते हैं, एक हमारा de jure होते हैं। हमारा जैसे पता ना प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, वो de facto हेड होते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये de jure होते हैं ना, सेरेमोनियल हेड होते हैं। तो ये याद रखना। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है वो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखा क्या था, इसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इसमें होता है इस प्रिंसिपल में। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका अल्टीमेट एडवांटेज क्या होता है, ये हमारा ये स्टेबल गवर्नमेंट को प्रमोट करता है। ये स्टेबल गवर्नमेंट को प्रमोट करता है, ये स्टेबल गवर्नमेंट को प्रमोट करता है, लेकिन ये क्या करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा अकाउंटेबल गवर्नमेंट को प्रमोट करता है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें वही अल्टीमेट पर्पज़ क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है? तो इसका ये 3-4 ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड राइट, बिल्कुल यही उसका अल्टीमेट पर्पस होता है। द गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, बिल्कुल। जैसे क्या होता है, गवर्नमेंट तभी पावर में रह सकता है जब वो पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस उसके पास हो, है ना? अगर जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, गवर्नमेंट कैन नॉट बी गवर्नमेंट कैन नॉट बी इन पावर, ठीक है? उनको गवर्नमेंट को जाना नहीं पड़ेगा, अगला ही जिसके पास वो उस तरह का मैंडेट रहेगा, कॉन्फिडेंस फिर से प्रूव कर पाएँगे, वही गवर्नमेंट फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है? तो अल्टीमेट इसका पर्पज़ यही होता है, ठीक है? मैंने यहाँ दे दिया है आपको, ये पता होना चाहिए अल्टीमेटली वही है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। और जब तक एक ये होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये एसेंस है, ट्रू है, ठीक है? हमेशा याद रखिए। इन जनरल होता है, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आए, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, या हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज
इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, मतलब लोकसभा। लोकसभा इसमें किसमें दिया, आर्टिकल 75+3, ठीक है। ये हमारा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का इसेंस है, ठीक है। ये आपको आर्टिकल भी ध्यान रखना है। इन जनरल प्रिंसिपल आए तो ये ठीक है कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। कोई पार्टिकुलर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आए तो हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है यही एग्जीक्यूटिव होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, टू द लोकसभा, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नहीं देखिए, और जब तक प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कभी ओनली स्टे इन पावर एज लॉन्ग एज दे मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल। इफ दे लूज द कॉन्फिडेंस, पार्लियामेंट कैन रिमूव देम बिफोर देयर टर्म एंड एंड पासिंग अ वीटो ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत तरह का अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कभी प्रीलिम्स में नहीं आते। देखिए इसलिए कहा जाता है ना, प्रीलिम्स और मेंस जो होते हैं वो इंटरलिंक हो रहा है। यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ रहा है। इस साल भी देखेंगे 2026 में इथिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। जिसने बच्चे ने इथिक्स पढ़ा होगा, रेडी वो हमारा केस स्टडी सॉल्व किया होगा, उसके लिए 3-4 क्वेश्चन तो एकदम लल्लू थे उसके लिए, ठीक है। इस तरह से हमें याद रख हमेशा इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। प्रीलिम्स के जो मान लीजिए हमने 30 साल के को हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, इसके जितने भी फैक्ट हैं आपको मेंस में अच्छे से काम आएगा। कहाँ पे आर्गुमेंट फ्रेम करने में। अक्रॉस द पेपर आप फंडामेंटल राइट को यूज कर सकते हैं, डीपीएसपी को यूज कर सकते हैं, आईआर में यूज कर सकते हैं, ठीक है, सोशल जस्टिस में यूज कर सकते हैं, गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं, एथिक्स में यूज करते हैं। इस तरह से होता है। तो हमें प्री और मेंस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज़्म एंड मार्क्सिज्म, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे गांधी जी थे और मार्क्स थे। तो मार्क्स क्या कहता है, दोनों का अल्टीमेट गोल क्या था? इनका भी अल्टीमेट गोल क्या था कि एक 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 हमारा एक राम राज्य बने। इसका क्या था? एक हमारा एक कम्युनिस्ट बने, आइडियल कम्युनिस्ट स्टेट बने ना, कम्युनिज्म एस्टेब्लिश्ड हो। राम राज्य में भी क्या हो? एक मोरली वर्चुअस सोसाइटी हो। इसमें स्टेट जो है ना, हमें कहते हैं गांधी जी को इनलाइटेड एनार्किस्ट कहा जाता है। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि सोसाइटी अपने मोरल कॉन्शियसनेस को, इंडिविजुअल अपने मोरल कॉन्शियसनेस को इस तरह से इतना बढ़ा ले कि उसको एक्सटर्नल रेगुलेशन की जरूरत ही ना पड़े। वो खुद ही सेल्फ रेगुलेटेड हो जाए, सेल्फ रेगुलेशन। इसलिए कहा जाता है गांधी जी स्टेट को कहते थे कि स्टेट जो होता है, स्टेट वही आर्टिकल 12 वाला स्टेट, ठीक है, याद रखना हमेशा। स्टेट जो है इनहेरेंटली वायलेंट होता है, ठीक है? स्टेट जो होता है कहीं न कहीं ये मोनोलिथिक होता है और ये इंडिविजुअल राइट को, इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्टेल करता है। तो गांधी जी कहते थे कि अल्टीमेटली हमने मोरल मोरल वर्चुअस सोसाइटी बनाना है, राम राज्य बनाना है, आइडियल स्टेट बनाना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है, जिसमें स्टेट का ज़रूरत ही नहीं पड़े। और यही काम, यही जो कहता है, ये मार्क्सिज्म भी कहता है कि अल्टीमेटली, लेकिन अल्टीमेटली क्या कहता है कि वही हमें एक अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट, फिर सोशलिस्ट के बाद कम्युनिस्ट बनाना है। कम्युनिस्ट का अल्टीमेट क्या होगा कि वही होगा कि वहाँ स्टेटलेस होगा, स्टेटलेस सोसाइटी होगा, स्टेटलेस सोसाइटी होगा। ठीक है? अब इसमें पढ़ेंगे इसके जो प्रिंसिपल होता है वहाँ पे ट्रू इगैलिटेरियन सोसाइटी होगा, ठीक है? तो याद रखना है। तो इसमें अल्टीमेट यही है कि द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लास स्ट्रगल, मार्क्सिज्म तो पूरा क्लास सिस्टम पे विश्वास करता है। जैसे अभी तो हमारे पास कैपिटलिस्ट है, हम कम्युनिस्ट में कैसे जाएँगे? तो कैसे वो मार्क्सिज्म जो प्रमोट करता है उसको कहते हैं क्लास स्ट्रगल। लेकिन गांधी जी क्या प्रमोट करते हैं? हमें जो राम राज्य एस्टेब्लिश करना है, मोरली वर्चुअस सोसाइटी बनाना है, वो एंड है। अभी मीन्स क्या होगा? तो उन्होंने बताया नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मीन है, इवोल्यूशन का मीन है, ठीक है? रिवॉल्यूशन का मीन नहीं है। ये गलत हो जाएगा, इन दोनों में कोई एग्रीमेंट नहीं था। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मार्क्स तो चाहता था कि इसमें जब हमारा कम्युनिस्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? एक कलेक्टिव ओनरशिप होगा, ठीक है? इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। लेकिन गांधी जी कहते थे ना, हमने पढ़ा था गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत होता है। वो बोलते हैं नहीं, हमारे यहाँ जो होते हैं कि जो हमारे कैपिटलिस्ट रहते हैं उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगा, लेकिन वो अल्टीमेटली वो कस्टोडियन रहेंगे उस प्रॉपर्टी को। उस प्रॉपर्टी को एक ट्रस्टीशिप के रूप में यूज़ करेंगे। इस ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है कि वो जो ट्रस्ट जो होता है, अल्टीमेटली जो लोग होते हैं उनके वेलफेयर के लिए वो फंड जो है कलेक्ट करता है, तो प्रॉपर्टी कलेक्ट करता है। उसका एंड क्या होगा? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है? ये दोनों में डिसएग्रीमेंट था। इकोनॉमिक डिटरमिनिज़्म, यही क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मार्क्स का है कि हर एक, उनका कहते हैं ना, देखिए मार्क्स कहता है 2 तरह का होता है। एक होता है बेस, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। ये सुपर स्ट्रक्चर होता है बेस। तो कहता है कि इकोनॉमी जो होता है, किसी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो अल्टीमेटली सारा सारा फैक्टर जो होती है, गवर्नमेंट किस तरह की होगी, इंडिविजुअल किस तरह का होगा, पावर किसके हाथ में होगा, सारा सारा मनी डिसाइड करता है, सारा सारा इकोनॉमी डिसाइड करता है। बाकी जितने भी फाउंडेशन होते हैं, गवर्नमेंट होती है ना? जितने भी ऑर्गन ऑफ द स्टेट होते हैं, जितने भी कौन-सा सिस्टम रहेगा, वो सारा का सारा इसी से डिटरमाइंड होता है, ठीक है? आप देखेंगे उसमें पढ़ेंगे बुर्जुआ क्लास होता है, प्रोलेटेरियन क्लास होता है, तो ये मार्क्सिज्म कॉन्सेप्ट है।
इकोनॉमी अल्टीमेट डिटरमाइन करते हैं, लेकिन गांधी जी बिल्कुल नहीं विश्वास नहीं करते थे। कहते नहीं, इकोनॉमी वन ऑफ द फैक्टर, नॉट इज़ द अल्टीमेट फैक्टर, नॉट इज़ द टोटल फैक्टर, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। तो अल्टीमेट इनके इन लोगों में इन क्या था, द गो फाइनल गोल पे एग्रीमेंट था कि गांधी भी चाहते थे स्टेटलेस सोसाइटी हो, मार्क्स भी चाहता था स्टेटलेस सोसाइटी हो। इसको मार्क्सिज्म बोलता था, कम्युनिज्म बोलता था, गांधी जी बोलते थे इसको रामराज, मोरली वर्चुअल सोसाइटी, आइडियल वेलफेयर स्टेट, ठीक है? तो हमने दे दिया आपको, यहाँ पे पढ़ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन आ गया 2020 क्वेश्चन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज बाय डेफिनेशन इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है? हमेशा याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन मीन्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करे, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करे, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करे। और रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वगैरह का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिफाइन करता है पावर को, और जो पावर होता है स्टेट का वो उसको डाइवर्सिफाई करता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट आर्गन में बाँटता है। और तीसरा क्या होता है, उसके स्टेट की पावर को कर्टेल करता है, लिमिट करता है। तो ये अल्टीमेट जो पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का क्या होता है, बाय डेफिनिशन इज़ ए लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना? ये टोटलिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होता, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होता, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट नहीं होता, ये लिमिटेड गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर वायर करे। गवर्नमेंट कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो इंडिविजुअल राइट्स को एक विदिन द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में इंडिविजुअल राइट को वो हमारा वायलेट ना करे। अगर ऐसा करेगा तो हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड जुडिशरी होता है, जो हमारे हमारे एग्जीक्यूटिव के आंसर के गवर्नमेंट के एक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है? याद रखना है। बाकी एक टर्म आपको पता है, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, ऐसा तो कोई होता नहीं है। ये तो मैं हमारे क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। पॉपुलर गवर्नमेंट वही, सब पॉपुलर गवर्नमेंट वही, ऐसा पॉपुलर गवर्नमेंट तो वही है, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट इलेक्ट होके जाए, कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे जो सिटीजन के राइट को वायलेट करे, गवर्नमेंट स्टेट के पावर को बहुत इनलार्ज कर दे, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, हमारे यहाँ भी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, लेकिन मल्टी पार्टी गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का वही मतलब, चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये आंसर याद रखना है, ठीक है? तो लिमिटेड गवर्नमेंट है ये, टिपिकली ये रिटेन और अनरिटेन क्वेश्चन दैट स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट द रेगुलेटेड द स्टेट अथॉरिटी। इसका मतलब ये, जैसे हमारे यहाँ जैसे हमें देखें कि हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, लेकिन देखें यूके में जो क्या है, यूके में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी कॉन्सेप्ट है लिमिटेड गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इज बाउंड टू द, गवर्नमेंट का जो पावर है अपने पावर को इनलार्ज नहीं कर सकती। दो तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे आप पढ़ेंगे, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक होता है सिटीजन होता है, एक होता है स्टेट होता है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ेंगे आप। सिटीजन जो होता है अपने कुछ राइट्स को वो स्टेट को दे देता है कि उसका क्यों देता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिटीजन के राइट हैं, सिटीजन का राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है? तो याद रखना है। तो सिटीजन वॉलंटरी अपना कुछ राइट्स होते हैं सिटीजन को देते हैं, लेकिन ये क्या कर सकता है, सिटीजन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को हमने इलेक्ट किया, तो गवर्नमेंट इलेक्ट करके अपनी पावर को इतना इनलार्ज नहीं कर सकती कि वो सिटीजन के राइट को इम्पोज कर सके, ठीक है? उसका जो अल्टीमेट पर्पज़ है उसको फुलफिल करे। अल्टीमेट पर्पज़ क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, ठीक है? जो हमारा जो वेलफेयर स्टेट है उसको उसको एस्टेब्लिश करे। जो ऐसा इनेबलिंग प्रोविज़न सोसाइटी में पैदा करे कि जो इंडिविजुअल है वो अपने अपने जो बेट्स इटसेल्फ है, अपने इंडिविजुअल बिकम द बेस्ट ऑफ हर या हिज हिमसेल्फ, ठीक है? अपना हम है ना, कहा जाता है ना, वी बिकेम द बेस्ट वर्ज़न ऑफ आवरसेल्फ, ठीक है? तो ये इस तरह इनेबलिंग प्रोविज़न बनाने का मैंडेट होता है, ठीक है? तो ये याद रखना है, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी में हमारे पास लिबर्टी में ये कॉन्सेप्ट ही होता है कि जो गवर्नमेंट होता है वो लिमिटेड होता है हमेशा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। In the context of polity, which one of the following would you accept the most appropriate definition of liberty? देखिए लिबर्टी के डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें पता होता है कि लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी जो होता है, अगर क्लास 11th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें पॉलिटिकल थ्योरी में दिया है अच्छे से। होता है, एक होता है लिबर्टी के 2 तरह से कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है नेगेटिव लिबर्टी, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे पॉजिटिव लिबर्टी को हमने इम्प्लीमेंट किया है। ओवरऑल लिबर्टी का क्या मतलब होता है? ओवरऑल लिबर्टी का मतलब है कि रिस्ट्रेन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? अब्सटेन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, है ना?
तो लेकिन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकती है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होता है कि अब्सटेन फ्रॉम अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है कि वही बताया कि जैसे इंडिविजुअल है, तो पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है कि इस तरह का स्टेट एनवायरनमेंट बना है, इस तरह का इनेबलिंग एनवायरनमेंट कि इंडिविजुअल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, ये पॉजिटिव लिबर्टी है कि एक वैसा इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी रहे, अपॉर्चुनिटी टू डू टू अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ठीक है, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ वन सेल्फ, ठीक, वन बिकम द इंडिविजुअल बिकम द वन बेस्ट वर्जन ऑफ वन सेल्फ, दिस इज द पॉजिटिव लिबर्टी, यही हमारा कॉन्सेप्ट इंडिया में लिया गया लिबर्टी, ठीक है। देखिए लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हमने देखा था ना, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने कहाँ लिया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। और लिबर्टी का मतलब ही यही होता है, लिबर्टी और फ्रीडम में यही अंतर होता है। लिबर्टी इज फ्रीडम विद इन द लॉ, ठीक है, लिबर्टी इज फ्रीडम विद इन द लॉ, ठीक है, याद रखना है आपको ये स्टेटमेंट, लिबर्टी इज फ्रीडम विद इन द लॉ। और दूसरा जो होता है लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी मतलब वही होता है कि एक ये होता है कि एब्सेंस ऑफ अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये नेगेटिव लिबर्टी हो गया, और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली, ठीक है, तो याद रखना है। तो ये देखिए इसमें क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर, ऐसा नहीं, लिबर्टी लिबर्टी में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, ये तो फंडामेंटल राइट्स होता है, ये राइट्स होता है। अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन नहीं होता, अब्सेंस ऑफ अनरीजनेबल अननेसेसरी रिस्ट्रेन हो गया, ठीक है, रिस्ट्रेन तो कुछ होता ही है क्योंकि हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। या ये नेगेटिव लिबर्टी होता है, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक, ऐसा है, ऐसा होगा अगर सभी को ऐसा दे दिया जाए लिबर्टी कि वो ऐसा जो मन में आए तो करे, ऐसा हो गया क्या? एक हमारे पास एक होता है ना, लॉलेसनेस आ जाएगा, ठीक है, सभी लोग अपना अपना खुद ही का अपना विल पावर चलाएंगे, ठीक है, तो वहां पे एनार्की आ जाएगा, कोई स्टेट रहेगा ही नहीं, तो याद रखना है, तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली, दिस इज द अल्टीमेट आंसर, लिबर्टी का मतलब ही यही होता है कि इंडिविजुअल को इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, तो यही पॉजिटिव लिबर्टी आपको पता होना चाहिए। और अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जैसे कि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटी में स्टेट का फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करे, और इस तरह से एक इन्वायरमेंट बनाए कि जो इंडिविजुअल पर्सन है वो उसकी ओवरऑल वो थ्राइव करे, वो बिकेम द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, उसको अपना अल्टीमेट जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करने के लिए एक एक इन्वायरमेंट मिले, एक इकोसिस्टम मिले, ठीक है, याद रखना है आपको। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट और पुलिस स्टेट में यही अंतर था ना। जैसे गवर्नमेंट तो हमारे कॉलोनियल स्टेट में भी होता था, लेकिन उसमें देखेंगे कॉलोनियल स्टेट क्या होता है, एक पुलिस स्टेट कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, खाली रेवेन्यू वगैरह एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन करना, सिटीजन का उन वेलफेयर से कोई मतलब नहीं था। वेलफेयर स्टेट का ही मतलब ही होता है कोई लिबर्टी को प्रमोट करे, ठीक है, लिबर्टी को प्रमोट करे, इक्वालिटी को प्रमोट करे, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करे, ठीक है, एक आइडियलिस्टिक इग्लिटेरियन सोसाइटी बनाए, ठीक है, ये सब मैंडेट होता है वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following reflect the most appropriate relationship between law and liberty? लॉ एंड लिबर्टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अगर ये इस उस साल जो एक्चुअली मेरा पहला अटेम्प्ट मैंने इसे में दिया था, और ये एक्चुअली देखेंगे इसको कभी इस तरह कभी क्वेश्चन किया नहीं था, लेकिन देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट करके किया था ये क्वेश्चन, ये मेरा सही था। तो देखिए क्या ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, लॉ और लिबर्टी में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, याद रखना है। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि लॉ और लिबर्टी दोनों अपोजिट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो हमने देखा था लिबर्टी को अगर इंटरप्रेट करेंगे, हमारे पास पॉजिटिव जो लिबर्टी होता है, और निगेटिव में भी कि एब्सेंस ऑफ अनरीजनेबल अननेसेसरी रिस्ट्रेन होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि लिबर्टी हमने क्या डिफिनेशन होता है लिबर्टी का आप पढ़ेंगे, तो लिबर्टी इज फ्रीडम विद इन द लॉ, है ना, लिबर्टी इज फ्रीडम विद इन द लॉ, ठीक है, तो लॉ के विद इन द लॉ के फ्रेमवर्क में इंडिविजुअल को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया जाए कि वो अपने बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ हिम या हर सेल्फ, ठीक है, तो याद रखना है। तो क्या दिया है, इफ देयर इज मोर लॉ देयर इज लेस लिबर्टी, ऐसा नहीं है, अगर सपोज दैट मोर लॉ है, तो लॉ क्या है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, लॉ क्या है, वो हमारे इंडिविजुअल को राइट्स देने के लिए भी हो सकता है, याद रखिए, तो मोर लॉ इसका मतलब नहीं लेस लिबर्टी है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, बिल्कुल ये हमारा जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट ही है कि लिबर्टी का मतलब वही वही इनका फेमस स्टेटमेंट है, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, ठीक है, वही फ्रीडम हो लिबर्टी, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, यही है। अगर सपोज दैट हम एक इंडिविजुअल है, एक हमारे इंडिया में एक अच्छे से अपने जिंदगी जी पा रहा है, ठीक है, अपने ड्रीम को अचीव कर पा रहा है, अपना बेस्ट वर्जन बन रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटी में लॉ है, लॉ जो है, लॉ क्या है? हमने बताया ना कि एक होता है सब्सटेंटिव प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सब्सटेंटिव फेयरनेस,
कि लॉ है, सभी लोग लॉ कानून में सब बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। और फिर हमने देखेंगे कोई हमारे पास किसी के पास कोई स्पेशल बर्थ प्रिविलेज नहीं है, ठीक है? और तीसरा क्या है कि एक ओवरऑल अल्टीमेट लॉ का पर्पस ही क्या है? एक रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना कि अल्टीमेटली एवरीवन इज बाउंड टू द लॉ, ठीक है? सेम लॉ, कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी सेक्स का हो, वो सभी एवरीवन इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ, ठीक है? तो याद रखना है, यही है, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, लिबर्टी इज फ्रीडम अंडर द लॉ, ठीक है? विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है? ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा इसका। इफ देयर इज लिबर्टी लॉ हैज टू बी मेड बाय पीपल, ठीक है? पीपल अभी क्या है, डायरेक्टली हम लोकल पीपल तो नहीं बनाता, उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह बनाता है, ऐसा नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इफ लॉ आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज डेंजर, ऐसा नहीं है। हमें कहा जाता है कि लॉ मस्ट बी जस्ट रीजनेबल और फेयरनेस, ठीक है? अगर मान लीजिए लॉ को ऑफन चेंज किया जा रहा है उस इस प्रिंसिपल को प्रमोट करने के लिए कि लॉ को और जस्ट बनाने के लिए और रीजनेबल बनाने के लिए और फेयरनेस बनाने के लिए, तो क्या है, लिबर्टी कहाँ से डेंजर आ जाएगी? लिबर्टी तो प्रमोट हो रहा है, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा ये, और ये लाइन आपको हमेशा याद रखना है। इंटरव्यू वगैरह में बहुत सारे पूछे पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी, ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी और फ्रीडम, ठीक है? हमारे यहाँ लिबर्टी का कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या अंतर है? अल्टीमेट गोल क्या होता है लिबर्टी का? ये सब आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है? ये जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है? ये पूरा जॉन लॉक का फिलॉसफी है, उनका फेमसली स्टेटेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, ठीक है? याद रखना है। ये क्या है कि हमारे यहाँ जो लिबर्टी होती है, ऑर्डर्ड लिबर्टी होती है। लिबर्टी डज नॉट मीन एनी एब्सोल्यूट लाइसेंस टू डू व्हाटएवर वन वांट्स। पिछली बार क्वेश्चन दिया था ना, किसी को किस तरह कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो उसके मन में आए जो करे, नहीं। उसको क्या है, इन ए सोसाइटी विथ एक एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में उसको एक सिटीजन के रूप में, एक उसको जो सोसाइटी का जो रूल है ना? सोसाइटी का जो लॉ है उसको फॉलो करना है, हमें रूल बाउंड सिटीजन बनाना है, ठीक है? लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाना है। और लॉ इटसेल्फ क्या होना चाहिए? लॉ होता है जस्ट होता है, रीजनेबल होता है, फेयरनेस होता है। और लॉ को एप्लीकेशन में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम प्रमोट करते हैं, ठीक है? तो याद रखना है आपको। लॉ सर्व एज ए प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक लिबरल कंट्रीज में जो लॉ होते हैं, हमेशा याद रखिए कि जो होते हैं प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क होते हैं। सपोज दैट हमें पता है ना, जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो एक लॉ बनाया गया कि ठीक है, हमारे कंट्री में जैसे आप देखेंगे इंडिया में लेफ्ट साइड में चलते हैं, यूएस में देखेंगे राइट साइड में चलते हैं। अगर मान लीजिए इंडिया में कोई आज उठे और उसको गाड़ी लिया, वो कहा कि नहीं आज हम राइट साइड से चलेंगे, तो देखेंगे कितने सारे एक्सीडेंट होंगे, कितने सारे कैजुअलिटी होंगे, ठीक है? तो क्या होगा, वो लॉ को अपहोल्ड नहीं कर रहा है, वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, लॉ को नहीं फॉलो कर रहा है, तो क्या हो, केओस हो गया, देखिए केओस हो गया सोसाइटी में ना, क्योंकि सभी लोग, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कैसी गाड़ी चलेगी? एक ऑर्डरली सोसाइटी के निर्माण में, एक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, एक ओवरऑल एक पीसफुल एनवायरनमेंट को एस्टेब्लिश करने में लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिबर जो लॉ होता है वो प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क होता है, लिबर्टी को प्रमोट करता है, ठीक है? अगेन, तो लॉ का नेचर क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी जस्ट, इट मस्ट बी फेयरनेस, और उसमें वो क्या होता है कि हमारा रीजनेबल भी हो, ठीक है? जैसे हमने पता था गांधी जी क्या कहते थे कि जो कॉलोनियल एरिया में जो लॉ होता था वो ड्रैकोनियन लॉ था, ठीक है? वो क्या है, अथॉरिटेरियन लॉ था। उसमें क्या था, सिटीजन के राइट को वायलेट किया जाता था। कोई वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस का वायलेशन होता था। हमने पढ़ा था रोलेट एक्ट क्या था? नो अपील, नो दलील, है ना? नो वकील, इस तरह से कोई प्रोसिक्यूशन भी नहीं होता था, कोई फेयर ट्रायल भी नहीं होता था, कोई हमारे पास प्रोसीजर, कोई ये फेयरनेस भी नहीं था। इसलिए उसको ब्लैक एक्ट किया जाता था। इसी को गांधी जी ने अपोज करने के लिए बनाया, क्या क्या लाया था? फिर हमने देखा नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और वही आगे चल के, आगे वही जलियांवाला मैसेकर वगैरह कांड हुआ था। इस तरह से याद रखना है कि लॉ जो होता है मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क होता है। इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, ठीक है? क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ठीक है? देखिए, मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। फिर वही आ गया, जो मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या प्रिंसिपल होता है, लिबरल डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल क्या होता है, लिबर्टी का प्रिंसिपल क्या होता है, अल्टीमेटली वही ठीक होता है। तो अगर बाय डेफिनेशन जाए तो रूल ऑफ, देखिए एवी डाइसी थे ना, एवी डाइसी जो ब्रिटिश जूरिस्ट थे, उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट एवी डाइसी, रूल ऑफ लॉ। 3 कॉन्सेप्ट होता है इसमें, मोटा-मोटा 3 कॉन्सेप्ट होता है। इंडिया में देखेंगे तो प्रिंसिपली 2 ही है। एक होता है क्या है? लॉ इज़ सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, ठीक है? सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, कि लॉ इज़ सुप्रीम, इसको कहते हैं लेक्स रेक्स। पहले क्या होता था? रेक्स लेक्स होता था। पहले होता है रेक्स लेक्स, मतलब किंग इज़ द लॉ। लेकिन अभी क्या है? लॉ इज़ द किंग। एवरीवन इज़ सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ, ठीक है? इवन द स्टेट हैज़ टू फॉलो द लॉ, ठीक है? याद रखना है। दूसरा क्या है?
इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमारे यहाँ आर्टिकल 14 में देखेंगे ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। एवरीवन इज सब्जेक्टेड एवरीवन इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ, ठीक है। लॉ के सामने कहते हैं ना कि सब बराबर है। इन द आइज ऑफ द लॉ एवरीवन हैज इक्वल, है ना। कोई हो, कोई किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी कंट्री का हो, विद इन द लॉ का फ्रेमवर्क में उनको स्टेट जो होता है, इन द आइज ऑफ द स्टेट, इन द आइज ऑफ द लॉ एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्रीडोमिनेंट प्रीडोमिनेंट लीगल स्पिरिट, प्रीडोमिनेंट लीगल स्पिरिट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को नहीं देता, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करता है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क है। जैसे हमारे यहाँ उल्टा है, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ लागू नहीं होता। हमारे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट को गारंटी दिया गया है। लेकिन यूएस हम देखेंगे, यूएस वगैरह हो गया या यूके वगैरह हो गया, वहाँ पे ये प्रिंसिपल होता है कि स्पेशली रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल हमारे यूके से लिया गया है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक देखिए कहते हैं, जब मैग्ना कार्टा था वो क्या था, सिटीजन के राइट को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वहाँ पे, या जो स्टेट है मोनार्की ने पहली बार उसको एक्सेप्ट किया। तो राइट्स को वो किया, सिटीजन ने वो मोनार्की ने राइट्स को कोई स्टेब्लिश नहीं किया, याद रखिए। तो राइट्स पहले ही था, बस एक विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, विद इन द रूल ऑफ लॉ उसको एक रिकॉग्निशन दे दिया जाता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ के, याद रखना है। और इन प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का क्या होता है, कोई लिमिटेशन ऑफ पावर, है ना, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। जो सिटीजन स्टेट के पावर को कर्टेल करे, इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करे, ये सब कॉन्सेप्ट होता है रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। तो अब आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही दिया है रूल ऑफ लॉ का इंडिया में। तो क्या है ऑप्शन में, क्या है देखिए, करेक्ट ऑप्शन 4 स्टेट ने दिया, करेक्ट पूछा है। लिमिटेशन ऑफ पावर, बिल्कुल दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द लॉ, क्या है, लिमिटेशन ऑफ द पावर, जो स्टेट की पावर को कर्टेल करे, लिमिट ऑफ पावर, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल दूसरा ही कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ की। इन द आइज ऑफ द लॉ एवरीवन इज सेम, ठीक है। कोई भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, सब इन द आई जला में सभी को बराबर है, ठीक है, याद रखिए हमेशा। पीपुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, नहीं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल होता है। पीपल देखिए उल्टा कर दिया स्टेटमेंट ये, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल, ठीक है। अल्टीमेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिटीजन के राइट को प्रमोट करे, ठीक है। एक इनविलिव इन्वायरमेंट बनाए कि सिटीजन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, ये रूल ऑफ लॉ होता है। पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट नहीं होता, ये फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत है। लिबर्टी और सिविल राइट, बिल्कुल इंडिविजुअल लिबर्टी और सिविल राइट को प्रमोट करें। देखिए तीसरा नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, चौथा ठीक है। 1 2 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मार्क कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आज भी जाए, अगर सपोज दैट हमारे पास रूल ऑफ लॉ पे मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको आर्टिकल 14 कोड करना है, आर्टिकल 14 कोड करना है। फिर हमें पता है एविड को कोड करना है, एविड कोड करना है। फिर एविड के जो 3 प्रिंसिपल बताया, एक सुपरमेसी ऑफ द लॉ, ठीक है, लेक्स रेक्स। दूसरा बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। तीसरा बताया कि प्रीडोमिनेंट ऑफ लीगल स्पिरिट। फिर आप इंडिया में किस कॉन्टेक्स्ट में क्या-क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सुपरमेसी ऑफ द लॉ है, क्योंकि हमारे पास रूल ऑफ लॉ है। और तीसरा क्या है, हमारे पास क्या है, लिमिटेशन ऑफ द पावर है, इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स है, ये सब हमारे रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते थे। इंडिया में जैसे फुल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, और डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सब क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो याद रखना है आपको। ये हमने दे दिया, आपको पढ़ सकते हैं। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी, देखिए आप लिबर्टी पढ़ रहे थे, हम लोग इक्वालिटी पढ़ लिए, ठीक है। इक्वालिटी इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी किसमें दिया है, हमारे पता है आर्टिकल 14 टू 18। याद रखना, इक्वालिटी बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ नहीं, हमारे वहाँ क्या है, जैसे हमारे प्रेम्बल में किस तरह की इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ब्रॉड इक्वालिटी है, ठीक है, याद रखना है। तो क्या है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी, जैसे इसमें क्या है, क्वेश्चन समझ पाए, इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी, मतलब ये सोसाइटी है, अगर यहाँ पे इक्वालिटी है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि अगर उस सोसाइटी में कोई बर्थ बेस्ड प्रिविलेज ना हो, ठीक है, याद रखना है, कोई बर्थ बेस्ड प्रिविलेज नहीं होता है, तो इक्वालिटी मतलब वही होता है कि कोई अब सोसाइटी में ये सभी के पास इक्वलिटी ऑफ स्टेटस हो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। अगर सपोज दैट किसी के बर्थ बेस्ड कोई के पास प्रिविलेज, सपोज दैट कोई अपर कास्ट है, उसके पास कोई बर्थ बेस्ड प्रिविलेज हो गया, मतलब उसको सोसाइटी में हायर स्टेटस पे रखा गया, तो लोअर स्टेटस है उसको कहाँ इक्वल स्टेटस मिला, तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट को वायलेट हो जाएगा। फिर दूसरा देखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ
सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी है, किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी का उस कंट्री में ज्यादा से है, तो देखेंगे वो दूसरी कंट्री को ये अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो याद रखना है। तो ये क्या है कि इक्वलिटी का वायलेशन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इक्वलिटी का मतलब ही होता है सोसाइटी में कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ बर्थ राइट्स, है ना, बर्थ बेस्ड प्रिविलेज, ठीक है, याद रखना है। इसमें क्या होता है कि हमें क्या है, इक्वालिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है इक्विटी, ठीक है? तो इक्विटी तो हमें इक्विटी भी अल्टीमेटली इक्विटी क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि उनको एक तरह से हिस्टोरिकली उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, तो उसको उनके ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए उनको कुछ प्रोटेक्टिव कुछ एडिशनल राइट दिए गए हैं, ठीक है? याद रखना, जैसे हमारा देखेंगे आर्टिकल 15 क्लास 3 है, ठीक है? आर्टिकल 15 क्लास 4 है, उसमें वीमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल दर्जा दिया गया, तो ये भी राइट टू इक्वालिटी का ही पार्ट है, क्योंकि इक्विटी में आता है। 15 क्लास 4 है, क्या है? रिजर्वेशन का प्रोविजन है एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्यों? तो उनको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है कि उनको सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, हिस्टोरिकली उनके द्वारा जो इंजस्टिस किया जाता था, उनके राइट्स को, जिससे क्या है कि इक्वालिटी देखिए तो ये है, ये इक्वालिटी इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल यहाँ पे है, दूसरा इंडिविजुअल यहाँ पे है, तो इक्वालिटी कैसे होगा? तो इसको यहाँ पे लाने के लिए उसको कुछ राइट स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं, तो वो इक्विटी का कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अल्टीमेटली एम यही हो, ठीक है? इसलिए हमारे यहाँ देखिए ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए इसे रिजर्वेशन दिया गया था कि जिस दिन वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी सारे इक्वल फुटिंग पे आ जाए, उस दिन हमारे सोसाइटी में इक्वलिटी प्रमोट हो जाएगा, इक्वलिटी स्टेब्लिश हो जाएगा। हमें कोई बर्थ बेस्ड प्रिविलेज या किसी तरह का रिजर्वेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जब तक सोसाइटी में इस तरह का कोई देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तब तक रिजर्वेशन है वो हमारा वैलिड है, याद रखना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इन द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज बिल्कुल, प्रिविलेज जो होता है अल्टीमेटली दिस इज द एनिमी ऑफ द इक्वालिटी। और हमारे यहाँ कैसे क्या है कि देखेंगे आर्टिकल 14 में क्या है, रूल ऑफ लॉ है, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर। देखेंगे ओरिजिनली जो हमारे यहाँ जो पहले एंशियंट टाइम में देखेंगे क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी पे डिफरेंट डिफरेंट लॉ लगते थे। कोई अपर कास्ट का व्यक्ति है, अगर कोई मर्डर कर दे तो उसको पनिशमेंट अलग लगता था, कोई लोअर कास्ट का है उसको मर्डर कर दे तो उसमें पनिशमेंट अलग लगता है। लेकिन आप देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है, कोई भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स का हो, अगर कोई मर्डर कर दे सेम सर्कमस्टांसेस में, तो उनको सेम लॉ लगता है उन पे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है, ठीक है। दूसरा आपने देखा था आर्टिकल 15 में क्या था, स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी के बेसिस पे, रिलीजन पे, रेस पे, सेक्स पे, कास्ट पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे, इस तरह से स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। जैसे कि कहता है ना कि हमारे यहाँ क्या है कि सर्वधर्म संभव है। स्टेट है कोई उसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी है, स्टेट क्या करता है उनसे एक प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करता है, ठीक है, वो सबको एक तरह से एक समान भाव से देखता है, सर्वधर्म समभाव देखता है, ठीक है। स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। बहुत सारे देखेंगे किसी कंट्री में किसी स्पेशल रिलीजन को प्रमोट किया जाता है, जैसे ईरान वगैरह हो गया, थियोक्रेटिक स्टेट है, पाकिस्तान हमारे बगल में इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लाम को अपर फुटिंग में रखा गया है। लेकिन हमारे क्या, हम सेकुलर कंट्री हैं, वी आर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता और सभी धर्मों के लोग को समान राइट्स होता है, ठीक है? याद रखना है। रिलीजन के आधार पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। उनके पास क्या होता है, उनके पास हमारे कल्चरल एजुकेशन राइट्स होते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, ठीक है? तो याद रखना है। तो आर्टिकल 14, 15 ऐसे 16 में क्या दिया है, हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी किसी के द्वारा हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सबका हक होता है ना, इसे पता है ना? इसे हमें इसलिए न ले आया गया है कि 16 क्लास 4 में क्यों हमने रिजर्वेशन किया? क्योंकि कुछ सेक्शन है हमारे, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो अनइक्वल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमें अल्टीमेटली हमारा सिस्टम में क्या है, पब्लिक रिक्वायरमेंट सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन कुछ कम्युनिटी है जो डिसएडवांटेज है, उनको वहाँ पे एक तो पहुँच नहीं पाते, पहुँचते हैं तो वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसीलिए वहाँ पे कुछ रिज़र्वेशन का प्रोविज़न रखा गया है कि वो जो कम्युनिटी है उनको भी इक्वल मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ठीक है? तो याद रखना है। फिर ऐसे देखेंगे आर्टिकल 70 तो बिल्कुल ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द इक्वालिटी है। उसमें अनटचेबिलिटी था, एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम डिस्क्रिमिनेट करते थे, उसको बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है? फिर आर्टिकल 18 में देखते थे ना क्या एवोल्यूशन ऑफ टाइटल था। इसमें क्या था, जितने भी जैसे बर्थ बेस्ड टाइटल थे, जिसे आप देखेंगे जितने भी हमारे बहुत सारे कम्युनिटी थे जो ब्रिटिशर्स का साथ देते थे, ब्रिटिशर्स के बुट लीकिंग करते थे। तो क्या होता था कि ब्रिटिशर्स उनको कुछ मनचाहे टाइटल देते थे, कुछ जमींदार का टाइटल दे दिया, कुछ है ना महाजन का टाइटल दे दिया, इस तरह से। लेकिन हमें अल्टीमेट पर्पस क्या था, हमें इगलिटेरियन सोसाइटी बनाना था।
मोरली वर्चुअस सोसाइटी बनाना था। तो हमें इसलिए आर्टिकल 18 में हमारे इस तरह के जो टाइटल हैं, उसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है? तभी बस उसमें टाइटल होते हैं जो मेरिट बेस्ड टाइटल होते हैं, एकेडमिक टाइटल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक मेरिट बेस्ड सोसाइटी को प्रमोट करते हैं ना, इक्वालिटी या अपॉर्च्युनिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है? ये याद रखना है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये तो आपको पता होना चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी भी आगे देखिए, लिबर्टी पूछ दिया, इक्वालिटी पूछ दिया, आप इसे फ्रेटर्निटी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आगे आपको ध्यान रखना है। यहाँ 17 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट मार्कर, 4 स्टेटमेंट दिया, करेक्ट मार्क करना। क्या दिया है? अच्छा, राइट्स के बारे में देखिए, राइट्स का डेफिनेशन आ गया, ठीक है? तो क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स होते हैं या राइट्स जो होते हैं, क्या होते हैं? राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द स्टेट, नहीं, क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है? तो राइट्स आर द क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन, नहीं, राइट्स आर द क्लेम, अपोजिट दिया है, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है? राइट्स आर प्रिविलेज नहीं, राइट्स आर द फंडामेंटल, कोई प्रिविलेज नहीं होते हैं, राइट्स आर द क्लेम, है ना? लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कोई प्रिविलेज नहीं होता है ये राइट्स, याद रखिए। राइट्स आर द क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, दिस इज द अल्टीमेट ट्रू ऑप्शन, ठीक है? या और ये भी है, हमें पता है कि जैसे देखिए, पहला स्टेटमेंट सी ऑप्शन देखिए, इन दोनों में क्या है? दोनों में खाली ये अपोजिट स्टेटमेंट है, एक सही होगा तो ये दूसरा गलत होगा। तो हमें जब भी इस तरह का कोई एम्बिगुअस आए, इस तरह का ऑप्शन आया हमारे एग्जाम में, तो इन्हीं दोनों में से मार्क करना है, कोई एक सही होगा, ठीक है? हमें पता होना चाहिए, हमेशा ये डिफिनेशन पता होना चाहिए। राइट्स क्या होता है? लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट होते हैं। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट होता है। यही जो राइट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं, लिबर्टी को प्रमोट करते हैं, ठीक है? तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है? तो यही है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में राइट्स आर लेजिटिमेट, लीगली इन्फोर्सिबल एंटाइटलमेंट, क्लेम दैट इंडिविजुअल होल्ड अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है? और इसका अल्टीमेट पर्पज क्या होता है? अल्टीमेट वही पर्पज होता है कि जो सिटीजन जो होता है, बिकेम द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, उसके इसको इसलिए क्यों फंडामेंटल राइट कहा जाता है कि दे आर द फंडामेंटल फॉर द वेल बीइंग, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, ठीक है? याद रखना है। और एक कार्ड ये भी है, और दूसरा क्या है? दे आर प्रोटेक्टेड इन द फंडामेंटल ऑफ द लैंड, ठीक है? एक स्पेशल पार्ट रखा जाता है फंडामेंटल राइट्स को विद इन द फंडामेंटल ऑफ द लैंड, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, तो ये याद रखना है आपको, इसलिए इसको फंडामेंटल कहा जाता है, ठीक है? याद रखें। और ये फंडामेंटल इन द लिबरल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल इन द अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है? अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, ठीक है? अपहोल्डिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? थियरी, इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। क्या दिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन, क्या होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? हमने बताया था आपको, पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारे क्या था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ही था, हमारे यहाँ 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, लाया गया था। इसका पर्पज ये था कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का एक्सरसाइज था, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है? जो हमारा गवर्नेंस है, जो हमारा स्टेट है, जो हमारा डिवीजन ऑफ पावर है, वो सिर्फ 2 यूनिट तक नहीं, 3rd टियर तक भी होती है। फर्स्ट ईयर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर हमारा ये लोकल गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है? यहाँ 3rd ईयर तक हमारा ये है। तो अल्टीमेटली बेस्ट एक्सप्लेन क्या होता है? ये होता है, दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। और देखिए, हमें पता है कि बेस्ट एक्सप्लेन दिया है, तो इस तरह का देखेंगे फेडरलिज्म कहीं न कहीं क्या है, तो 3rd ईयर भी होगा तो ये फेडरलिज्म को ही प्रमोट करता है, लेकिन अल्टीमेट क्या है, हमें सबसे बेस्ट चूज़ करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन भी करता है, क्योंकि हमें पता है ना ये कि हमारे पास जो पावर होता है 11th शेड्यूल 12th शेड्यूल में लोकल गवर्नमेंट को कुछ अपने सब्जेक्ट मैटर पे राइट्स दे दिया गया है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, हमने देखा कि 243 ए में जो ग्राम सभा होता है, कहीं न कहीं एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ जाती है, क्योंकि लोग डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, उनको अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, ठीक है? तो ये एक लिमिटेड फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है, लेकिन अल्टीमेट इसका पर्पज़ क्या था? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है? वही बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद जो 3 टियर गवर्नमेंट था, हमने लाया था। फिर हमने देखा था एल एम सिंघवी कमेटी के द्वारा लगभग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था राजीव गांधी की सरकार में 1992 में, याद रखना है 73rd 74 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ये हमने वही दे दिया है कि इसका अल्टीमेट प्रोसेस क्या वही था कि डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था, और इसका इसी के लिए हमने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट लाए थे। देखिए, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाई इन द फैक्ट दैट इट कॉल इंटू एक्टिविटी। देखिए, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या है, हमें पता है डेमोक्रेसी का डेफिनिशन मैंने पढ़ा होगा। डेमो डेमो मीन्स वही होता है, वहाँ से क्या होता है, क्या होता है ये?
ये बाय द पीपुल है ना, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, है ना। बाई मतलब लोगों के द्वारा ही हो, फॉर मतलब लोगों के लिए हो, और लोगों से ही हो, ठीक है, याद रखना है। लोगों तो डेमो क्या है, तो यही है, तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है। लेकिन तो क्या होता है डेमोक्रेसी में, क्या होता है कि डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू क्या होता है, ये जो कॉमन सिटीजन होते हैं, जो कॉमन कम्युनिटी, कॉमन एक ऑर्डिनरी सिटीजन होता है, उनके इंटेलिजेंस और कैरेक्टर को वो उनको एक्शन में लाता है, ठीक है। वही चूज करते हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा, है ना, ठीक है, किस तरह का गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है, उनको किस तरह का पावर दिया जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी इसी पे पूरा का पूरा बेस्ड है, ठीक है, याद रखिए। इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाई इन द फैक्ट दैट इट कॉल इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डनरी मेन एंड वीमेन, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये स्टेटमेंट आप याद रख सकते हैं कि जैसे कि जब तुलना आता है, बहुत सारे गवर्नमेंट, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो देखेंगे कुछ हमारे यहाँ कम्युनिस्ट फॉर्म होते हैं, कुछ हमारे यहाँ बेनेवोलेंट डिक्टेटर होते हैं, कुछ हमारे यहाँ अथॉरिटेरियन होते हैं, कुछ हमारे यहाँ मोनार्की होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम लाइन में किसी कंट्री में इस तरह के सेटअप होते हैं। तो क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी होता है, इन इन सारों डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे अलग है, क्योंकि ये जो क्या होता है, एक कॉमन ऑर्डिनरी सिटीजन को, है ना, एक हमने कहा है ना आर्टिकल 326 में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। ये क्या है, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल मतलब बिना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, अगर कोई भी 18 साल का ऊपर है, तो किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसको एक वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट है, और राइट टू बी इलेक्टेड है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल, तो इसका मतलब क्या है, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर द ऑर्डिनरी मेन और वुमेन वही डिसाइड करते हैं कि ये डेमोक्रेसी में जो अल्टीमेट पावर होगा किसके हाथ में होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए द मेथड ऑफ द स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, ऐसा नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को करने की अथॉरिटेरियन टेंडेंसी हो जाएगा। सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, ये क्या होता है, ये बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप का डेफिनेशन है। एक सुपीरियर इंडिविजुअल होता है, लेकिन डायनेमिज्म होता है, विजन होता है, अल्टीमेट वेलफेयर के लिए काम करता है। ये बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप कहा जाता है इसको। बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, ये किसका, एक कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये बताइए, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो पार्टी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ये चाइना में होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली इसका डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जब इट्स कॉल इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन, ठीक है, याद रखना है। ऐसे भी अगर आप ऑप्शन, इस तरह के कभी क्वेश्चन ना, इसको ऑप्शन से किया जाता है, तो ऑप्शन में देख के देखेंगे तो सारे के सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल लॉजिकल थे, कि कोई पार्टी वर्कर का जो होता है तो कम्युनिस्ट में होता है, एक डायनेमिज्म इंडिविजुअल होता है विथ विजन, और तो वो तो डिक्टेटरशिप वगैरह हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी को इन्हांस किया जाए तो वो तो अथॉरिटेरियन हो जाएगा। तो बाकी एक ही कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी, क्या है, वही इंटेलिजेंस और कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डनरी मैन और वुमेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा साथ लास्ट क्वेश्चन होगा इस बार का। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज वन दैट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइन द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, क्या दिया है हमने, देखो वही कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए कैबिनेट के बारे में नहीं पूछा है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वही प्रिंसिपल ऑफ, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब का एक निक नेम है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, हमने देखा था इसका अल्टीमेट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसमें देखेंगे दो तरह के हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ डुअल जो हेड होते हैं, एक होता है डी जोरी, एक होता है डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होता है, जो हमारा डिफेक्टिव हेड होते हैं, ठीक है, तो याद रखना। तो इसका देखिए कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ए मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट, देखिए सी ऑप्शन पढ़िए, ए मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, बिल्कुल ठीक है, यही है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेस्ट वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस सबका अल्टीमेट पर्पज यही होता है कि जो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, जैसे हमारे यहाँ क्या आर्टिकल 75 क्लास 3 में यही दिया है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मानी मतलब लोकसभा, ठीक है, याद रखना है ये, ठीक है। ये हमने दे दिया है, देखिए आर्टिकल 75 क्लास 3 हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह का आए आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आर्टिकल आपको कोट करना है, और इसका प्रिंसिपल जो होता है वो आपको कोट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और देखें आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन विच, फिर वही आगे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, फिर वही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वही लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो होता है बाउंड बाय द रूल ऑफ लॉ, ठीक है,
जो सिटीजन के राइट्स को अपहोल्ड करे और स्टेट जो होता है उसके पावर को लिमिट करे, ठीक है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट होता है, ये हमने पढ़ा था, सकते हैं। Place effective restriction on individual liberty in the interest of the state authority. No, place effective restriction on the state authority in the interest of individual liberty. देखिए वो शब्द बदल दिए हैं, तो ये याद रखना कि गलत हो जाएगा। प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी। बहुत अच्छा है ये लाइन, देखिए इस तरह का ना लाइन है, कभी तो उसको कलेक्ट कर लिया करिए। जब भी कोई कोई क्वेश्चन है, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, रूल ऑफ लॉ पे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, तो इस तरह वही डेमोक्रेसी पे, लिबर्टी पे, तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है? इतनी सारे मतलब 5-6 क्वेश्चन तो इसी साले हमने लेक्चर में देख लिया, ठीक है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कहते हैं ना संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, लिबर्टी, ठीक है? ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू एसेंशियली द पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव गवर्नेंस। देखिए हमने इस तरह इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो पढ़ा था हमने, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पढ़ा था। अब देखिए इंक्लूसिव गवर्नेंस आ गया। गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? जो गवर्नमेंट इन एक्शन, ठीक है? ये अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट जो स्टेप लेती है ओवरऑल सिटीजन के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, उसको गवर्नेंस कहते हैं। तो इंक्लूसिव गवर्नेंस क्या हो जाएगा? इंक्लूसिव मतलब कि वही एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एवरी रीजन ऑफ द कंट्री, है ना? एवरी कम्युनिटी, है ना? कोई कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट वही जो हमारा टैगलाइन है गवर्नमेंट का, सबका साथ, सबका विकास। यही अल्टीमेट पर्पज़ है ये इंक्लूसिव गवर्नेंस का, कि सबका साथ हो उसमें, ठीक है? कोई क सेक्शन है उसमें छूट ना जाए और सबका विकास है। मतलब उसमें सारे जो चाहे हमारे ट्राइब्स हो या नॉन ट्राइब हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी रीजन का हो, जिससे हमारा एक सिर्फ अर्बन हो, रूरल हो, ठीक है? मेनलैंड हो, आइलैंड हो, सबको एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, ठीक है? तो इस तरह से तो ये हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, इंक्लूसिव गवर्नेंस वही होता है। अब क्या दिया है इसमें देखिए, इसमें दिया है 4 प्रैक्टिस दिया है, इसमें दिया है कौन-सा एसेंशियली द पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव गवर्नेंस, ठीक है? तो देखिए क्या दिया है इसमें, अब क्या करेक्ट मार्क करना है? परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू डू बैंकिंग, ये तो आरबीआई का रेगुलेटरी होता है। इसमें क्या होता है, अब ये देखिए ये इंक्लूसिव गवर्नेंस को क्यों प्रमोट करती है? इंक्लूसिव में क्या होता है कि सोसाइटी को बेनिफिट करे। मान लीजिए नॉन बैंकिंग फार्मेशन को हमने वो दे दिया, परमिशन दे दिया, लेकिन वो किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन को, किसी पार्टिकुलर क्लास को ही लोन दे रहा है, तो कहाँ इंक्लूसिव गवर्नेंस हुआ? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल आप पढ़ेंगे 243 जेड डी जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ही बनती है, कि जैसे कि एक हमने बताया था एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एज ए होल, यहाँ पर रूरल भी होते हैं, अर्बन भी होते हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट एज ए होल के लिए एक ओवरऑल डेवलपमेंट ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाना का काम होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 243 जेड डी, हमने देखा था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बना गया था। ये क्या है? ये तो ऐसा ना कि हमने बताया था रूरल अर्बन दोनों को लेके चल रहा था, ये इंक्लूसिव हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए पहला गलत हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, दूसरा ठीक है। देखिए हमारा आंसर निकला है एग्ज़ाम में, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनालाइज़ करने इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज़िंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल, किसी भी तरह का जैसे पब्लिक हेल्थ क्या होता है? जैसे हमें पता है हेल्थ क्या है? हमें देखिए कॉन्सेप्ट आता जा रहा है प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ हेल्थ। हमारे यहाँ होता है ना कि हमारे पास एक क्वालिटी हेल्थ होता है ना? वो सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, है ना? सबसे वो अवेलेबल होना चाहिए और वो अफोर्डेबल होना चाहिए। क्वालिटी हेल्थ सबके लिए होना चाहिए, हेल्थ फॉर ऑल होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए। तो अगर पब्लिक हेल्थ रहेगा तभी तो लोग जा पाएँगे पब्लिक हेल्थ में क्या होता है वो प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं करते हैं। जैसे कि प्राइवेट हेल्थ देखेंगे, हेल्थ एज़ अ सर्विस होता है, हेल्थ एज़ अ सर्विस होता है, ठीक है? उसको प्रॉफिट मोटिव पे नहीं रन कर सकते, लेकिन आप देखेंगे कितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, वो जो प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, इतने ज़्यादा फीस होते हैं कि एक आम आदमी उस पे जा ही नहीं सकता। इसलिए जो पब्लिक एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक इंफ्रा है, जो पब्लिक गुड्स हैं, वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल। स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्किल, जितने भी देखिए मिड डे मील स्किल क्या था, जैसे सपोज दैट हमने देखा था स्कूल हमने राइट टू एजुकेशन प्रमोट कर दिया, लेकिन एक सेक्शन ऑफ सिटीजन ऐसा था, एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी ऐसा था, जिनके बच्चे के पास क्या होता था, अगर उनके पास भरपेट भोजन ही ना मिलेगा,
तो वो काम की ही तलाश में रहेंगे, तो उनके पास इतनी पॉवर्टी इतनी रहेगी तो वो स्कूल कैसे जा पाएँगे? इसीलिए उनको था कि चलो आओ शिक्षा के साथ-साथ उनका जो हेल्थ है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, इसलिए मिड डे मील कॉन्सेप्ट लिया गया कि उनको स्कूल में आने के बाद तो उस सेक्शन का जैसे ये क्या है इंक्लूसिव स्टेप हो गया ना, जो एकदम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो ट्राइबल हैं, जो दलित सेक्शन है, वो भी आके स्कूल में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएँ और अच्छी शिक्षा ले पाएँ। उनके बच्चे उनके जो माँ-बाप हैं, उन बच्चे के भोजन के लिए उनको चिंता ना करनी पड़े, ठीक है? वो कहेंगे अरे बच्चा स्कूल जाएगा तो स्कूल नहीं जाएगा तो घर पहले क्या कहते थे स्कूल नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा, थोड़ा काम करेगा तो कुछ पैसे आएँगे, तो हम खाना खा सकते हैं। लेकिन अभी क्या वो निश्चिंत रूप से भेज सकते हैं कि नहीं ठीक है, वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे खाना भी मिलता है, अच्छी शिक्षा भी मिलता है, उनके हेल्थ का भी चेकअप होता है। ठीक है? इस तरह से हमारा एक इंक्लूसिव गवर्नेंस का पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2, 3 और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। कोई कोई कंपनी एस्टेब्लिश करने से कंपनी अल्टीमेटली कर क्या रही है, ठीक है? वो याद अगर कंपनी समझ लीजिए सपोज़ दैट अन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई, लेकिन वो देखेंगे वो वीमेन को, ठीक है, वो मार्जिनल सेक्शन को लोन दे रही है, बढ़-चढ़ के लोन दे रही है, तो वो एक इंक्लूसिव हो जाएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, तो इंक्लूसिव गवर्नेंस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एस्टेब्लिश कर देना है, एक इंक्लूसिव गवर्नेंस नहीं हो गया। ये याद रखना है आपको, ठीक है? पहली बार लेक्चर कंप्लीट हुआ, फटाफट जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। जितनी बार हम रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट हमारा उतना अच्छे से एग्ज़ाम में हम रिकॉल कर पाएँगे, तभी हम करेक्ट आंसर मार्क कर पाएँगे। सो लेट्स रिवाइज़ क्या है हमने पता था देख कॉन्स्टिट्यूशन क्या था उसका चीफ पर्पज़ क्या देखा था? कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पज़ वही होता है कि जो स्टेट की पावर को डिफाइन करे, स्टेट की पावर को हमारा बाइफरकेट करे, है ना? हमने देखा था स्टेट की पावर को जो ऑर्गन ऑफ द स्टेट है जो उसके पावर को हमारा सेपरेट करे, ठीक है? तो वही चीफ पर्पज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है कि जो लिमिटेड गवर्नमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म को प्रमोट करे, ठीक है? दूसरा जो है हमने स्टेट में बताया था कि फंडामेंटल 4 एलिमेंट होते हैं स्टेट के। एक टेरिटरी होता है, एक उसमें पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन एक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करती है और गवर्नमेंट होता है सॉवरेन होता है। तो इस 4 की एलिमेंट हमेशा याद रखना है स्टेट में। ऐसे हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का ही मतलब होता है वही गवर्नमेंट इज़ बाउंड बाय द रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड है ना, उसका पावर जो है लिमिटेड है। ठीक है? तो ये याद रखना है। और हमने देखा था जो ड्यू प्रोसेस होता है, वो बहुत ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को प्रमोट करता है। इसमें क्या होता है कि लॉ का जो नेचर भी वो भी देखा जाता है कि लॉ आल्सो इंश्योर कि लॉ इटसेल्फ इज़ जस्ट, फेयर एंड रीज़नेबल, ठीक है? इसमें प्रोसीजरल इक्वालिटी ऑफ लॉ के बियॉन्ड जाया जाता है, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी उसको एप्लीकेशन ऑफ लॉ में लाया जाता है। तो ये प्रोसीजरली फेयरनेस के साथ-साथ सब्सटेंटिव फेयरनेस भी प्रमोट करता है, तो ये याद रखना है आपको। हमने देखता था मेनका गांधी केस में 1978 के बाद हमारे इंडिया में भी ये ड्यू प्रोसेस कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड फॉर्म में इंट्रोड्यूस होता है आर्टिकल 21 में। और हमने देखा था लिबर्टी जो होता है क्या है? लिबर्टी क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, ये रीज़नेबल ये होता है। लेकिन एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी देखा था लिबर्टी का क्या था कि एक इंडिविजुअल को इस तरह का इनेबलिंग एनवायरनमेंट दे कि वो बिकेम द बेस्ट वर्ज़न ऑफ हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ठीक है? तो याद रखना है, तो ये पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इंडिया में यही लिबर्टी का हमने कॉन्सेप्ट किया गया है। और हमने देखा था लॉ और लिबर्टी जो होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम विदिन द एम्बिट ऑफ द लॉ, ठीक है? तो जो लॉ होता है, वो प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क का काम करता है, लिबर्टी को प्रमोट करता है। तो वेयर देयर इज़ नो लॉ, देयर इज़ नो लिबर्टी, ये स्टेटमेंट जॉन लॉक का याद रखना है आपको, ठीक है? और हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ एविड आइसी का प्रिंसिपल होता है, उसका 3 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है हमने दे दिया है, क्या है? एक होता है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, लॉ इज़ सुप्रीम, लेक्स रेक्स है ना? लॉ इज़ द न्यू किंग। दूसरा होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमने देखा था आर्टिकल 14 में दिया है, एवरीवन इज़ सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ, है ना? विद द सेम ऑर्डिनरी प्रोसीजर। और दूसरा क्या था? तीसरा था प्रीडोमिनेंट ऑफ लीगल स्पिरिट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स ऑफ राइट्स नहीं है, वो सिर्फ राइट को एक प्रोटेक्टिव एनफोर्स कराता है, ठीक है? इनेबलिंग प्रोविजन है वो, ठीक है? याद रखना है। और हमारे यहाँ जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका की फीचर्स ही वही होता है कि 2 तरह के वहाँ पे एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो एक नॉमिनल होते हैं, सेरेमोनियल होते हैं, डी जूरी होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं। और जो अल्टीमेट इसका की प्रिंसिपल होता है, अल्टीमेट की प्रिंसिपल होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा, ठीक है? तो ये याद रखना है। और हमने देखा था इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी हमारे यहाँ कहाँ से लिया गया है? वही फ्रेंच कॉन्सेप्ट से, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सारे। इक्वालिटी में क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो इक्वालिटी में क्या होता है? इक्वालिटी एंड प्रिविलेज आर स्वॉन एनिमी। इफ देयर इज ए बर्थ बेस्ड प्रिविलेज देयर विल बी नो इक्वालिटी। तो हमें क्या है? इक्वालिटी इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, याद रखना है। इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रिविलेज, ठीक है? याद रखना है।
और हमारा राइट्स क्या था? हमने देखा था राइट्स क्या होता है? राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड, लीगली इन्फोर्सिएबल इंटरेस्ट होते हैं ना। राइट्स क्या होते हैं? दीज आर द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट होता है, ठीक है? राइट्स हमेशा सिटीजन को स्टेट के अगेंस्ट दिया जाता है, ठीक है? एक सिटीजन एक तरफ सिटीजन होते हैं, दूसरी तरफ स्टेट होता है। तो राइट्स सिटीजन के होते हैं, ठीक है? याद रखना है। राइट्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट होता है। क्यों? क्योंकि स्टेट अगर एक बियॉन्ड रीजनेबल जैसे स्टेट क्या है, इनके पास लिबर्टी तो है लेकिन एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। लेकिन उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बियॉन्ड स्टेट जो है सिटीजन का राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। तो वो क्या है, अगर हम ऐसा करेगा सिटीजन, स्टेट जो ऐसा करेगा तो अंडर आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, ये उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है। और प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है, ये हमारा ओवरऑल हमारा लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। और हमने देखा था एक क्वेश्चन था गांधीयम और मार्क्सिज्म पे अंतर था, तो हमने देखा था जो गांधी जी थे और मार्क्स थे दोनों एक बातों पे सहमत थे कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो दोनों का सेम है। गांधी जी चाहते थे कि एक आइडियल वेलफेयर स्टेट बने, मोरली वर्चुअस सोसाइटी बने, राम राज्य बने, जहाँ पे स्टेट का ज़रूरत ही नहीं पड़े। लोग अपने आप के मोरल कॉन्शियस को खुद ही इतना एनहांस कर ले कि वो सेल्फ रेगुलेटेड हो सोसाइटी। इसलिए गांधी जी को एनलाइटेंड एनार्किस्ट कहा जाता है। लेकिन उधर मार्क्सिस्ट क्या कहता है, उसका भी एंड गोल यही है, एक स्टेटलेस सोसाइटी हो, हैं? कोई वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। लेकिन क्या है दोनों में डिफरेंस बस यही सिमिलरिटी था। लेकिन बाकी देखिए कि ये मार्क्सिज्म था वायलेंट क्लास स्ट्रगल की बात करता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी के एबोलिशन करने की बात करता था, ठीक है? लेकिन गांधी जी इस सब के खिलाफ थे, ठीक है? यानी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, ये जो हमारा सीरीज है, इसके पूरे के पूरे सीरीज को कंक्लूड करेंगे। ये हमारा आखिरी पार्ट होगा पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, और ये सीरीज का सारा ये सबसे लास्ट चैप्टर होगा। हमने पूरा का पूरा पॉलिटी जो है उसको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर कर लिया। इसको आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें देखेंगे यूट्यूब जिसमें पॉलिटी का जो सिलेबस है, उसको हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर कर रहे हैं। और हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई फीडबैक है तो उसको कमेंट में बताइए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसको ये देखेंगे इसका फाइनल जो पीपीटी वगैरह है, इसको फाइनल पीपीटी थोड़ा मॉडिफाई करके हम यहाँ पे शेयर कर देंगे, जो आप इसको रिवीजन के लिए इफेक्टिव रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। बट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।